नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9 इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। आज का इकोनॉमिकम बेहद खास है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से बातचीत शुरू करें इससे पहले आपको दो बातें बतानी है। पहली बात तो ये कि इकोनॉमिकम आज क्यों ज़्यादा खास है पिछले हफ्ते से, या जो भी हमने अब तक इकोनॉमिकम शूट किए हैं उनसे क्यों ज़्यादा खास है। और दूसरी बात ये कि आपने अगर अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तत्काल इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिकम तो आपको पहले समय से मिल ही रहा है, यूट्यूब से पहले आपको मोबाइल ऐप पर मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप पर मिलता है, जो आपकी बचत, आपके निवेश, आपके खर्च, आपकी कमाई से जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात कि ये प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा, तो हर हफ्ते की तरह अंशुमान जी से बातचीत होगी अर्थात पर। इस बार उन्होंने अर्थात पर जो लिखा है वो अपने आप में काफ़ी रोचक है, काफ़ी दिलचस्प है, वो तो एक है ही है। इसके बाद आपके सवाल जवाब होते हैं, वो भी होंगे भाई, उसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद इनकम की बात होती है, होगी। इसके बाद होगा किस्सों के सिक्के। आप कहेंगे इसमें भी क्या नया, ये भी हर बार बताते हैं। इस बार नया ये है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, कल भी छुट्टी है। आज तो इतवार भी आप 2 दिन छुट्टी मना रहे हैं, कल भी छुट्टी है 15 अगस्त की वजह से, आप दफ्तर नहीं जाएंगे, सुबह भले थोड़ा बिजी हो। तो अंशुमान जी, आपको एक खास किताब और एक खास मूवी, जो ये 2 दिन बचे हैं आपके पास, ये आप कैसे सदुपयोग करें, इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी फिल्म देखें, ये भी आज के इकोनॉमिकम में आपको बताया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे के सारे इकोनॉमिकम में आपको अच्छी अच्छी फिल्म, वेब सीरीज के बारे में कौन सी आपको देखनी चाहिए और कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, ये हम बताएंगे। तो आज का पूरा लेखा जोखा जो इकोनॉमिकम का है वो इस तरह है। अब हम इकोनॉमिकम की चर्चा शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं अर्थात की। सर, अर्थात का इस बार का जो विषय है वो है लिथियम। आपने बड़ा अलग हटके ये विषय चुना। इस विषय को चुनने का सबसे पहले क्या मकसद है, इसके पीछे की आपकी क्या सोच थी, वो बताइए। शुभम, इकोनॉमिका में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम ने जैसे आपको बताया कि मनी 9 के ऐप के ऊपर हमारे पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, और हर बार हम सोच कर कि आपको क्या जानना ज़रूरी है इसे लेकर आते हैं। यदि आपने इस ऐप को अभी भी डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करें। इसमें इकोनॉमिकम के पिछले एपिसोड भी हैं जहाँ पे जान पाएंगे कि हमने कैसे समय से पहले आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें बाजार में होने वाली और किस तरीके का घटना चक्र है। और उसी तरह से हम एक दिलचस्प और नया घटनाक्रम लेकर आए हैं। अभी तक हम इकोनॉमिकम में उन चीज़ों पर चर्चा करते रहे पिछले एपिसोड में जिसमें महंगाई है, जिसमें कर्ज है हमारे आसपास, पर भविष्य की एक बेहद महत्वपूर्ण तैयारी की तरफ हम आज समझने की कोशिश करेंगे, और वो विषय है लिथियम का। लिथियम को लेकर पूरी दुनिया में ऐसी अनोखी होड़ शुरू हो गई है जिस होड़ की तुलना आप किसी किस्म की रणनीतिक तैयारी से कर सकते हैं। और इस होड़ में दक्षिण अमेरिका के देशों से लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया तक सारे शामिल हैं। भविष्य की ऊर्जा जिन 2 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी होगी, जिसमें एक तरफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, कोयला और कच्चा तेल, उसके बारे में हम आपसे लगातार बात करते रहें। और दूसरा हिस्सा है भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, जहां लिथियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हो रहा है लिथियम के बाजार में, कैसे दुनिया में ये लड़ाई चल रही है और क्या आने वाले समय में होगा, और भारत इस पूरी लड़ाई में कहाँ खड़ा है, हम आज समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अपने यहाँ लगातार इस बात पर चर्चा सुनते चले आ रहे हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है, भारत को बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन शुरू करना है। किसी मंत्रियों का कहना है कि हम अगले 10-12 साल में पेट्रोल पर निर्भरता ख़त्म कर देंगे। ये सब होगा कैसे? इसके लिए जिस एक चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाजार में, उसकी खुदाई में, उसके खनन में क्या हो रहा है, हम आज विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये लिथियम दरअसल वही लिथियम है जिसे एलन मस्क ने न्यू ऑयल यानी कि नया तेल माना है। ये लिथियम कितना ज़रूरी है, ये अंशुमान जी ने आपको बताया, और क्या इसकी खनन में, खुदाई में, इस पर कब्जा करने के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहाँ कहाँ क्या संघर्ष हो रहे हैं, क्या जद्दोजहद है, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। सर, ये कितना महत्वपूर्ण है ये आपने बता दिया। अब क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है तो इसके लिए पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर संघर्ष चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इसके लिए कब्जा करने की तैयारी, कहीं कानूनी लड़ाई चल रही है, ऐसा आप बता रहे। कौन कौन से ऐसे कोने हैं दुनिया के जहां ये इस समय जारी है? हाँ, इसके कई दिलचस्प किस्से हैं, 3-4 किस्से जो हम सुनाएंगे। लिथियम को समझने के लिए आप इसे सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल मान सकते हैं। अगर दुनिया में गाड़ियाँ आज चल रही हैं तो पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं या CNG पर चलती हैं। और इसी तरह से भविष्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें कितनी भी खूबसूरत हों, कितनी भी अच्छी हों, कितनी भी टेक्नोलॉजी से हों, पर उसके अंदर जो बैटरी लगी होगी उसमें लिथियम अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बाकी
बाकी चीज़ें बात की हैं, लेकिन अभी तत्काल लिथियम के बिना बैटरियों में काम नहीं चलेगा। और इसलिए हो क्या रहा है, अफ्रीका के कांगो में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक खास किस्म की जद्दोजहद चल रही है। चीन की एक महाकाय माइनिंग कंपनी है जिसका नाम है जिजिन, और ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी माइनिंग कंपनी है एमवीजी मिनरल्स। इनके बीच वहाँ एक लीगल बैटल शुरू हो गई है, कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है अफ्रीका की अदालतों में। वहाँ एक खदान है जिसका नाम है मानोनो खदान में कांगो में ये माना जा रहा है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व हो सकता है, सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। तो उस पर कब्जे के लिए चीन की जिजिन और ऑस्ट्रेलिया की एमवीजी मिनरल्स लड़ रही। चीन और ऑस्ट्रेलिया क्यों लड़ रहा है इसे हम आगे आपको बताएंगे। आप ध्यान रखिए कि दोनों देश हमारी लिथियम की चर्चा में बार बार आएंगे। आमतौर पर आप चीन और अमेरिका की चर्चाएं सुनते हैं ऊर्जा के संदर्भ में, या फिर आप ओपेक देशों की और अरब देशों की चर्चाएं सुनते हैं। इस बार हम आपको कुछ ऐसे नए देशों के बारे में बताएंगे जिनके पास भविष्य की ऊर्जा की चाबी पहुंच चुकी है, और ओपेक देश या रूस जैसे जो पुराने ऊर्जा उत्पादक हैं ये काफ़ी पीछे रह जाते हैं उनके सामने। अमेरिका में नेवादा के इलाके में एक पुराना सुप्त ज्वालामुखी है जिसके अब फटने की संभावना नहीं है, जो कि खत्म हो चुके ज्वालामुखी है। उसके ऊपर, उसके शिखर पर मजदूरों की एक विशाल टीम एक माइनिंग प्रोजेक्ट चला रही है। ये ज़मीन अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और पहली बार अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ लिथियम की खुदाई के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। स्थानीय लोग और पर्यावरण वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस लिथियम की खुदाई से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो अगले 300 साल के लिए दूषित हो जाएगा, और इसलिए इसकी खुदाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को भविष्य के लिए लिथियम चाहिए। इसके बिना अमेरिका का काम नहीं हो सकता। और अमेरिका इस समय भविष्य की दो बड़ी तकनीकों के मामले में शुभम बुरी तरह फंसा हुआ है, एक सेमीकंडक्टर और दूसरा लिथियम। सेमीकंडक्टर पर हम आज अपने किस्सों के सिक्के में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे ये जो बेहद ज़रूरी धातु है भविष्य की ऊर्जा के लिए, जिसका इस्तेमाल से केवल आपकी कार में ही नहीं बल्कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स में भी होता है, बैटरीज लगाने में स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की धातु हो चुकी है लिथियम। अमेरिका की निर्भरता चीन और रूस पर है, और दोनों से रिश्तों का क्या हाल है वो हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है। और इसलिए अमेरिका की सरकार लिथियम की खुदाई जो इसमें वो पिछड़ चुकी है उसे दोबारा निकालने की कोशिश कर रही, खोजने की कोशिश कर रही। अमेरिका में लिथियम की क्या स्थिति है इस पर भी हम इसमें आगे बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका में कुछ अनोखा काम हो रहा है, अजीब सा काम हो रहा है। मैक्सिको की सरकार ने इस साल अपने यहाँ लिथियम खदानों का, इसी साल अप्रैल में अपने यहाँ जितनी लिथियम माइंस थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। यानी प्राइवेटाइज्ड माइंस थी, प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी, उन्हें वापस सरकार ने नेशनलाइज कर लिया। जैसे कि कभी ओपेक देशों ने प्राइवेट कंपनियों से तेल निकालने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता था। यहाँ की दिलचस्प बात है कि यहाँ की खदान एक चीन की कंपनी के पास थी जो मैक्सिको में लिथियम निकाल रही थी। पिछले साल यहाँ सत्ता में चिली में क्या हो रहा है, पिछले साल सत्ता में आई थी चिली में नई सरकार। उसने मैक्सिको की तर्ज पर अपने देश की लिथियम और कॉपर माइंस का राष्ट्रीयकरण करने का, नेशनलाइजेशन करने का फैसला लिया है। कॉपर दूसरा महत्वपूर्ण मेटल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बिजली नेटवर्क के लिए ज़रूरी है। बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और मैक्सिको लैटिन अमेरिका के खासतौर पर बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, इसमें मैक्सिको का भी हिस्सा आता है, पर अगर हम ट्रायंगल माने तो ये अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका के उस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जहां दुनिया का 60% लिथियम उपलब्ध है, खोजा हुआ भंडार जहां पता है उनको मालूम है। इसके बाद मैक्सिको अगला प्रमुख देश है। तो इन 4 देशों को आप मान लें कि इन 4 देशों में लिथियम का भंडार है, और इन्हें आप भविष्य का ओपेक भी कह सकते हैं। इन्हें भविष्य के ओपेक कंट्रीज जैसी स्थिति में है। जून 2022 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है पिलबारा माइनिंग, बड़ी कंपनी है, इसने लिथियम अयस्क, जिसको कि हम तकनीकी भाषा में स्पोड्यूमेन कंसंट्रेट कहते हैं, जो लिथियम का ओर होता है, जैसे कि तांबे का ओर होता है या लोहे का ओर होता है, अयस्क होता है, उसके लिए उसे जून में 7,000 रुपये प्रति टन की बोली मिली, जो कि रिकॉर्ड बोली थी अयस्क को खरीदने के लिए। या बताते हैं कि ऑर्डर चीन से आया था। चीन की एक कंपनी, सिचुआन की एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया की पिलबारा माइनिंग के साथ लिथियम की सप्लाई के लिए अनुबंध कर रही है, लिथियम गैस की सप्लाई के लिए अनुबंध कर रही है।
और इस वजह से चीन और ऑस्ट्रेलिया में के जो रिश्तों में खटास थी, हमें याद होगा, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे करीब से नज़र रखते हैं उन्हें याद होगा कि पिछले साल चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयले की आयात पर प्रतिबंध लगाया था और साउथ चाइना सी में चीन की रणनीतिक गतिविधियों पर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आपत्ति है। लेकिन लिथियम के कारण चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो खराब रिश्ते हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि चीन को बैटरी की क्षमताएं बढ़ाने के लिए लिथियम की ज़रूरत है और नियरेस्ट पॉसिबल जो लिथियम फील्ड्स हैं चाइना के लिए वो ऑस्ट्रेलिया की फील्ड्स हैं। अब एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास चल रहा है, अमेरिका अब चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ये जो तीनों घटनाएं हैं, जो हमने आपको एक घटना अफ्रीका से बताई, दूसरा घटनाक्रम हमने अमेरिका से बताया, तीसरा घटनाक्रम हमने आपको चाइना से बताया और ऑस्ट्रेलिया से बताया, इसे एक किस्म की नई गोल्ड रश कहा जा रहा है। गोल्ड रश शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ पुराने किस्से, कुछ चार्ली चैपलिन की मूवी याद आती है, जब अमेरिका के कुछ हिस्सों में सोना पहली बार मिलना शुरू हुआ था और हजारों लाखों लोग सोना निकालने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि इसे आप सिल्वर रश कह सकते हैं, गोल्ड जैसा नहीं है, क्योंकि लिथियम सफ़ेद धातु है और इसे वाइट गोल्ड कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, जैसा कि शुभम ने आपको शुरुआत में कहा कि एलन मस्क ने कहा कि भविष्य का तेल है, ये स्वाभाविक रूप से भविष्य का तेल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भविष्य में लिथियम के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और जिस ऊर्जा की तरफ दुनिया जाना चाहती है उसका भविष्य बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल के ईंधन के बिना तय नहीं हो सकता। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इस होड़ के 3 मैग्नेट हैं, 3 चुंबक हैं दुनिया में, जहां से दुनिया में सारी बैटरी बनाने वाली कंपनियां, कार कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां उनकी तरफ खींची हुई चली आ रही। चीन चौथा मैग्नेट है, जो अपने आप में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में शामिल है, उसके पास भी लिथियम का रिजर्व है, प्रोड्यूसर है, लेकिन वो इन तीनों केंद्रों में दुनिया के सोचने से पहले ही अपने पैर जमा चुका है, दखल कर चुका है। लैटिन अमेरिका में भी चीन के हाथ हैं लिथियम की माइनिंग में, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और अफ्रीका में भी है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस समय भविष्य में 10-15 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए कितना संघर्ष है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेके दक्षिण अमेरिका तक सब कोई ये इस जुगत में है कि कैसे करके हमको कोई माइन मिल जाए, कैसे करके हमारा कब्जा इस भविष्य के अयस्क पर हो जाए। सर, ये आपने बताई अभी वर्तमान की जहाँ खींचतान चल रही है, शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत पुराना किस्सा नहीं है लिथियम का शुभम, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुरानी तकनीक या बहुत पुरानी बात है। ये मतलब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में लिथियम का इलाज एक दवा के तौर पर होता था, इस्तेमाल एक दवा के तौर पर होता था। माना जाता था कि इसके सेवन से लोगों का डिप्रेशन दूर होता है। एक किस्म की ये दवा थी जिसका इस्तेमाल लोग करते थे। जिस होड़ की हम बात कर रहे हैं, जो अभी शुरू हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 21वीं सदी के शुरुआती दशकों से निकलती है। और इसलिए हम दुनिया में अब वो इतिहास छोड़कर आगे आ रहे हैं जहां चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही, वो नहीं, बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। लिथियम की होड़ बहुत पुरानी नहीं है। 1970 में जब अरब देशों ने अमेरिका का तेल पानी बंद कर दिया, जिस पर हमने एक बार चर्चा की थी अपने इकोनॉमिकम में, जब हमने नए किस्म के ऊर्जा आवार पर और तेल को लेकर 1970 का जो ऑयल एम्बार्गो था उससे मौजूदा परिस्थितियों को समझने की कोशिश की थी। 1970 में जब अमेरिका में अरब देशों ने अमेरिका का तेल बंद कर दिया, तब पहली बार एक तेल कंपनी की ही प्रयोगशाला में अमेरिका में लिथियम की बैटरी का एक असफल प्रयोग किया गया। पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें कोशिश किया गया कि लिथियम से एक बैटरी बनाई जाए। ये प्रयोगशाला तेल कंपनी की थी जिसका नाम था एक्सॉन मोबिल, जो हमारे सामने अभी भी है। यहाँ के वैज्ञानिक थे स्टैनले विंगटम। इन्होंने लिथियम और टाइटेनियम को मिलाकर एक बैटरी बनाई थी। ये पहला प्रयोग था जहाँ लिथियम और टाइटेनियम को मिलाकर ऊर्जा का एक स्रोत तैयार किया गया था। ये बैटरी फट गई, चली नहीं, और ये प्रयोग पूरी तरह बिखर गया। उसके बाद समय काफ़ी बीत गया। ये बात उसके 10 साल बाद की है, करीब 1970 के बाद की। 1980 में टेक्सास की जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन है, वहाँ के वैज्ञानिक थे जॉन गुडेनो। उन्होंने इस पूरी बैटरी टेक्नोलॉजी की तकनीक में सुधार किया और उन्होंने लिथियम के साथ कोबाल्ट का इस्तेमाल किया। हम यहाँ इन धातुओं का नाम इसलिए आपके सामने ले रहे हैं क्योंकि ये केवल साइंस और विज्ञान की बात नहीं, ये सारी धातुएं लिथियम परिवार का, बैटरी परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर लिथियम की मांग आने वाले समय में बढ़ेगी तो कोबाल्ट और बाकी चीज़ों की मांग भी बढ़ेगी। इसलिए एक पूरा इकोसिस्टम है जो बैटरियों के साथ आता है। गुडेनो ने कोबाल्ट और लिथियम को मिलाकर प्रयोग किया।
चार्जिंग काफ़ी तेज थी इस बैटरी की, ये प्रयोग सफल रहा। इसके बाद ये पूरी की पूरी तकनीक और इस पर चर्चा पूर्व में चली गई, 7 समंदर पार आप कहें अमेरिका के हिसाब से तो जापान आ गई। जापान की जो मेजियो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वैज्ञानिक अकीरा योशिनो थे, उन्होंने लिथियम को पेट्रोलियम कोक के साथ मिलाकर और ज़्यादा सुरक्षित बैटरी बनाई। और जो आज की लिथियम आयन बैटरी है, जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं, जिसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं, ये माना जाता है कि मेजियो की जो बैटरी थी वो इसकी पूर्वज थी। और इसलिए विंगटम, गुडेनो और योशिनो को 2019 में नोबेल मिला था लिथियम की बैटरी के आविष्कार को लेकर। यही 3 वो महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने लिथियम की बैटरी का आविष्कार किया था। और तब तक लिथियम आयन बैटरी का भविष्य स्पष्ट हो चुका था कि भविष्य में ये ऊर्जा की जरूरतों के लिए मजबूरी बन जाएगी। बिल्कुल सर, कितनी क्षमता है इस बैटरी की? अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें या जो अलग आपने बताया, इसमें अगर हम मिला दें तो आपको क्या लगता है कितनी क्षमता, और इसका उपयोग क्या केवल ईवीज तक है या और उपकरणों में भी इसका उपयोग है? बड़ा बाजार बैटरी का तैयार हो चुका है बैटरी के, और इसलिए लिथियम को इतनी होड़ ज्यादा है। अब इस समय 5 तरीके की लिथियम आयन बैटरियां प्रचलन में है अलग अलग उद्योगों के हिसाब से। एक लिथियम कोबाल्ट है जो मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होती है, यानी लिथियम के साथ अगर मोबाइल फोन की इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसे कोबाल्ट की जरूरत भी होगी। लैपटॉप में जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है, वो लिथियम कोबाल्ट बैटरियां हैं। लिथियम थाइटनेट और मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरियां हैं, जो ये एक और कॉम्बिनेशन है, तकनीकी जटिल कॉम्बिनेशन है, जो आपके ईवी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बाइक में, कार में, स्कूटर्स में, हाइब्रिड कार्स में इस्तेमाल आता है। एक और तीसरा वेरिएशन है जो लिथियम आयन फास्फेट बैटरियां हैं, लिथियम आयन फास्फेट बैटरियां जो घरेलू और मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होती हैं, जबकि घर के में इस्तेमाल करने वाले उपकरण, खासतौर से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो पैथोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं उनमें होते हैं। इसके अलावा अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बनी बैटरी क्षमताएं, उनकी क्षमताओं में, उनके उपयोग में भी फ़र्क है। बैटरी इतनी सार्वभौमिक ज़रूरत है कि हम इसे हमारे सामने, हम अब इसकी ज़रूरत और इसके पीछे के लिए जो शुरू हुई रणनीतिक होड़ है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वाहनों की बात नहीं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो खरीदने की क्षमता लोगों में बाद में आएगी। जितना भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में है उसमें बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस समय, चाहे वो टैंक्स बन रहे हों, चाहे फाइटर जेट्स हों या मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हों। और इसलिए दुनिया के देशों के बीच में इतनी प्रतिस्पर्धा और संवेदनशीलता इस टेक्नोलॉजी को लेकर है, क्योंकि उनकी सारी डिफेंस की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ बैटरी पर निर्भर हैं। स्पेस शिप जितने भी दुनिया में स्पेस से जुड़े हुए हैं उनमें बैटरीज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। एविएशन तकनीक तो बैटरी के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती, जहाज उड़ाना संभव नहीं है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपके सामने ये हैं, उसकी वजह यह है शुभम कि ऊर्जा को संजोकर रखने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ऊर्जा को अगर आपको स्टोर करना है तो आपको लिथियम आयन बैटरीज की ज़रूरत होगी, और इसलिए ये मेटल इतनी दुनिया में इस होड़ की वजह बनी है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इस समय होड़ है, जिस तरह आपने उसका उपयोग बताया, भविष्य में कितनी इसकी मांग हो सकती है, कहाँ तक इसकी मांग जा सकती है? चीन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये केवल मिनरल्स को हासिल करने की ज़रूरत है। मैकेंजी का कहना है, और ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टीमेट होगा मैकेंजी का जो मैं बताने जा रहा हूँ शुभम। मैकेंजी का कहना है कि 2030 तक दुनिया को करीब 40 लाख मीट्रिक टन लिथियम की सालाना ज़रूरत होगी, एनुअल होगी, जो 2021 की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। मतलब सिर्फ आज आप 2022 में हैं, 8 साल में ये 8 गुना डिमांड लिथियम की बढ़ जाएगी एनुअल कंजम्पशन के तौर पर। लेकिन लिथियम के साथ बैटरी धातुओं का पूरा परिवार महंगा होगा। उसमें निकल भी है, उसमें कोबाल्ट भी है, उसमें ग्रेफाइट भी है, जो भी चीज़ें बैटरियां बनाने में इस्तेमाल होती हैं। और इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ इनकी माइंस फैली हैं उन्हें वहाँ पर निवेश बढ़ रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। बाज़ार हमेशा समय से पहले जागता है, और बाज़ार ने बीते 2 साल के भीतर लिथियम की डिमांड को जो सलामी दी है कि लिथियम की कीमत 10 साल में $4500 पर टन से $78,000 पर टन हो चुकी है। ये 10 साल में लिथियम की महंगाई का चार्ट है जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 21 के बाद तो 21 के बाद, क्योंकि 21 के बाद बढ़ा, क्योंकि 21 के बाद ही दुनिया में पर्यावरण की चिंताएं शुरू हुई। दुनिया के देशों ने लक्ष्य तय किए कि 2030 तक 2050 तक उनको पेट्रोल जनित चलित वाहन हटा देने, और उसके बाद आप ये देखिए कि कहाँ $4000 पर टन की चीज़ थी जो अब $78,000 पर टन की चीज पर पहुंच गई है। 2021 में शुभम 80% बढ़ी लिथियम की कीमत दुनिया के मार्केट में, अकेले 80% बढ़ी, जबकि लिथियम का उत्पादन भी बढ़ा है इसके साथ। ऐसा नहीं कि लिथियम का उत्पादन नहीं बढ़ा हो, लिथियम की मांग बढ़ने के साथ दुनिया में उसका उत्पादन भी बढ़ा है।
केपीएमजी का एक सर्वे जो बताता है कि दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री के आधार पर उन्होंने सर्वेक्षण किया, क्योंकि ईवी हमारे टॉप ऑफ द माइंड है। हालांकि ईवी बैटरियों के मामले में उतना बड़ा दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं, वहां पर भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें लंबे समय तक चलती रहेंगी, बनी रहेंगी। ज़्यादा ज़रूरत लिथियम की बाकी उन क्षेत्रों को है जहां पेट्रोल डीजल के दम से आप कुछ भी नहीं चला सकते, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वहां भी लिथियम की ज़रूरत है। लेकिन केपीएमजी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सर्वे के आधार पर बताया है कि अगले 8 सालों में 50% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, जो लक्ष्य रखा है। और केपीएमजी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि दुनिया के देशों ने पर्यावरण के लिहाज से अपने यहाँ से फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहन हटाने का लक्ष्य रखा। तो उस हिसाब से माना जा रहा है कि दुनिया में अगले 8 साल में करीब 50% व्हीकल बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। मैकिन्जी का यह आकलन है कि जो लिथियम आयन बैटरी, जिनको लियोन बैटरीज कहते हैं हम, LION लिथियम आयन बैटरीज हैं, उनसे 4500 गीगावाट आवर्स की एनर्जी सप्लाई आएगी। 4500 गीगावाट आवर्स की एनर्जी सप्लाई आएगी इन बैटरीज से। ये हमारे पास डिमांड का एक और चार्ट है जो मैकिन्जी का है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 2 प्रोजेक्शन हैं, एक बेस प्रोजेक्शन है और अगर डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है तो एक्सीलरेटेड प्रोजेक्शन आपके सामने है। और इसमें से जितनी भी ऊर्जा की मांग आपको दिखाई दे रही है ना 4500 गीगावाट की, इसका 95% बैटरी से आएगा। 95% ये पावर सप्लाई या एनर्जी की सप्लाई बैटरी से हमारे सामने आएगी। सर, अब अगर लिथियम की कितनी ज़रूरत है ये एकदम स्पष्ट हो गया, तो लिथियम के ओपेक कौन से देश होंगे जिन पे पूरी दुनिया की निर्भरता होगी? अब हम लौट के आते हैं उस साइंस से, विज्ञान से, जिससे अलग आप के मोबाइल में कौन सी बैटरी कैसे काम करती है। शायद अगर आप बहुत शोध या रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। मोबाइल की बैटरी जब एक सीमा के बाद चार्ज करना बंद कर देती तो आप मोबाइल बदल लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हमें अपने आसपास अपने जीवन में शुभ बहुत सामान्य दिखती, इनके पीछे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी राजनीति भी है, बड़ी कूटनीति भी है। और हम इकोनॉमिका में आपको बताने की कोशिश करेंगे आज कि कैसे लिथियम के आसपास पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही है, कूटनीति, और दुनिया के उद्योग कैसे बदल रहे हैं। लिथियम हासिल करने की होड़ में अमेरिका तेजी से बाद में शामिल हुआ। चीन ने इस पूरी क्रांति को पहले पढ़ लिया था। अब अमेरिका इसमें काफ़ी पीछे है इस होड़ में। चीन न केवल आगे है लिथियम के भंडार हथियाने में, उन्हें लेने में, बल्कि बैटरी के बाजार में भी। और बैटरी के बाजार में बढ़त लिथियम की माइन होने जितनी जितनी ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के बहुत सारे देशों के पास लिथियम के भंडार हैं पर बैटरी बनाने की तकनीकें नहीं। तो वो लिथियम के एक्सपोर्टर होंगे, लिथियम के ओर के एक्सपोर्टर होंगे। अगर आप लिथियम को खनिज के हिसाब से दुनिया में देखें तो एक दूसरा परिदृश्य दिखता है शुभम, और बैटरी की क्षमता और तकनीकों के आधार पर देखें तो हमें बिल्कुल दूसरी कहानी दिखाई देती। और यह भी एक दिलचस्प फिनोमेना है जो आमतौर पर हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आमतौर पर दिखाई देता है कि कोयला कोई पैदा करता है, कोयले की मांग किसी दूसरे देश में ज़्यादा है। कोयले से बिजली ज़्यादा बनती है चीन और भारत में, और कोयले का बड़ा उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। तो वही स्थिति हमको इस ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में भी दिखाई दे रही है। 2020-21 में दुनिया का 98% लिथियम ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और चाइना से आया। 98% सप्लाई जो 2020-21 में हुई वो इन्हीं 3 ज्योग्राफी से, इन 3 भूगोलों से हमारे पास आई। 80 लाख टन के रिजर्व के साथ चिली, आपको आश्चर्य होगा, लिथियम का किंग है। उसे आप भविष्य का सऊदी अरब मान सकते हैं या उसे भविष्य का रशिया मान सकते हैं। अगर लिथियम की बात होगी तो वो दुनिया के बाजार का एक पिछड़ा सा देश, जिसे हम लैटिन अमेरिका का देश, जिसे हम और बहुत सारी चीज़ों की दृष्टि से फुटबॉल के लिए पहचानते हैं, वाइन के लिए पहचानते हैं, उस देश की ज़मीन के नीचे भविष्य की ऊर्जा छिपी हुई है। 80 लाख टन का रिजर्व चिली के पास है, और चिली सबसे बड़ा प्लेयर है। अर्जेंटीना और बोलीविया को मिलाकर ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है जहां से दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम की आपूर्ति होगी। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया में लिथियम को लेकर काफ़ी काम भी हो रहा है। और तीसरे नंबर पर चाइना है। माना जा रहा है कि 2030 तक ये तीनों देश मिलकर अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो लिथियम की जितनी ज़रूरत हमने चर्चा की है शुरुआत में ऊपर, उतनी ज़रूरत इनके साथ पूरी हो सकती है। इन 3 शीर्ष देशों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कनाडा और मैक्सिको, जहां ये जो नया बैटरी फ्यूल है इसकी दूसरी ताकत छिपी हुई कनाडा और मैक्सिको में। इन 3 देशों के बाद ये 2 देश और हैं जहां पर लिथियम के भंडार हैं। और इसके बाद जो अगला उभरता हुआ स्रोत है जहां सबसे ज़्यादा भाग दौड़ है, क्योंकि चीन में, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देशों ने तो अपने राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया है हमने देखा, पर अभी अफ्रीका की माइंस अनएक्सप्लोर्ड हैं और वहाँ भंडार है, वहाँ सबसे बड़ा स्रोत है। कांगो और जिम्बाब्वे
दुनिया के 10 टॉप 10 कंट्रीज़ में है जहां सबसे ज़्यादा लिथियम का रिजर्व है। अब ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर कांगो और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में माना जा रहा है कि एक बैटेका माइन है जिसमें करीब 11 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व है। ये लिथियम की ज्योग्राफी है जो आमतौर पर ऊर्जा के संदर्भ में हमारी जो पुरानी समझ है दुनिया के भूगोल की, कि कोयला ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में है और तेल मध्य पूर्व में और रशिया में है, वहाँ से ये बिल्कुल अलग नए ईंधन के नए देश, और वो नए देश उसके नए सुल्तान हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। सर, आपने जितनी बात कही या जो चार्ट हमने देखा, इसमें अमेरिका कहीं नहीं दिखा। क्या अमेरिका भी निर्भरता अब इन्हीं छोटे छोटे देशों पर हो जाएगी? और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है अमेरिका की निर्भरता, और अमेरिका में काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता है। अगस्त 2021 में बाइडेन ने, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया कि 2030 तक अमेरिका में चलने वाले 50% वाहन बैटरी से चलेंगे। इसी के आधार पर आपको ये सारी दुनिया में ईवी के प्रोजेक्शन सिर्फ एक इस फैसले से निकल कर आते हैं, क्योंकि अमेरिका चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, और वहाँ अगर 50% वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो दुनिया के भी बाजारों में कंपनियां उसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पुश करना शुरू करेंगी, बेचना शुरू करेंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा बाजार है। तो जब 2030 तक अगर हमें माने कि बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य पूरा हो जाता है और अमेरिका की सड़कों पर 50% वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, तो चीन अमेरिका के बैटरी बाजार में करीब 80% हिस्सा ले चुका होगा। यानी इतनी वाहनों को इलेक्ट्रिक बैटरी से चार्ज करने के लिए अमेरिका के बाजार में आने वाली 80% बैटरियां चीन से आ रही होंगी, उसी चीन से जिससे आमने सामने आंख में आंख डालकर अभी ताइवान में टकराव शुरू हुआ है। 2034 तक अमेरिका को अपनी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 50% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए सालाना 5 लाख मीट्रिक टन लिथियम ओर की ज़रूरत होगी, ऐसा आकलन माना जा रहा है। इसके अलावा हर नया हथियार, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनके लिए तो बैटरी और लिथियम की मांग अलग से है। एक और जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अमेरिका को, जो ये चीज़ अमेरिका में और ज़्यादा दबाव अमेरिका पे बना रही, अमेरिका को अपने पुराने पूरे बिजली ग्रिड को बदलना है, क्योंकि अमेरिका का पूरा जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरहाल मांग रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के तौर पर जाना है तो वहाँ पर बिजली के नेटवर्क में आधुनिकता की ज़रूरत है, उन्हें मॉडर्न करने की ज़रूरत है और उनमें नए निवेश की ज़रूरत है। सिस्टम को बंद करने के लिए अमेरिका को बैटरी पावर्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए। जब वो बिजली का सिस्टम पीछे बैकअप में रहेगा, तभी ये पावर ग्रिड के और बिजली के वितरण नेटवर्क बदले जा चुकेंगे। इसके लिए अमेरिका में बैटरीज की डिमांड इलेक्ट्रिक वाहनों की जैसी ही और भी ज़्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही। अमेरिका के पास अपना जो रिजर्व है 6.8 मिलियन टन का है लिथियम का, जो अभी आधिकारिक रिकॉर्ड है। लेकिन एक ही माइन है नेवादा में जो अभी कंटिन्यू है। ज़्यादातर लिथियम अमेरिका का अर्जेंटीना और चिली से आता है और बैटरियां चीन से आती हैं। ये है महाशक्ति की ऊर्जा की निर्भरता का, कि अगर लिथियम और चाहिए तो अर्जेंटीना और चिली से आता है और बैटरियां चाइना भेजता है। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसे सिक्योरिटी रीजन से लिथियम में आत्मनिर्भरता चाहिए। वो उसके लिए और कोई दूसरी चीज़ नहीं, वो चीन से तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स तो मंगा सकता है, लेकिन लिथियम नहीं मंगा सकता, क्योंकि लिथियम अब एक स्ट्रेटजिक रिसोर्स है। और यहाँ से लिथियम का एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाई देता है, क्योंकि इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति ने मार्च में लिथियम की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर का जो कानून है डिफेंस सप्लाईज एक्ट, उसे लागू कर दिया है। यानी डिफेंस सप्लाईज एक्ट में जब कोई प्रोडक्ट या कोई सेवा आ जाती है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य मान लिया जाता है और उसकी आपूर्ति पर उसकी आपूर्ति न टूटे, उसकी आपूर्ति न खत्म हो, इसे सुनिश्चित किया जाता है। तो इसलिए ये पूरी तरह से रणनीतिक चैलेंज है। अब नई ऊर्जा की होड़ है, इसमें अमेरिका पीछे है। चीन ने खनिज में, तकनीक में और हर तरीके के बाजार में बढ़त ले ली है। दुनिया का करीब 8% लिथियम रिजर्व चीन के पास है। इसके अलावा उसने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी हाथ मारा है लिथियम के रिजर्व हासिल करने के लिए। इसी जून में ये खबर थी जो काफ़ी चर्चा में थी दुनिया के बैटरी मार्केट के भीतर, कि चीन अफ्रीका में 6 लिथियम खदानें एक साथ लेने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दुनिया का करीब 82% ग्रेफाइट रिजर्व भी चाइना के पास है, जो कि बैटरी बाजार की एक और महत्वपूर्ण तकनीक है। अब अमेरिका और यूरोप, यहाँ तक भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शुभम यह है कि चीन लिथियम के बाजार पर तो कब्जा किए ही हुए है, बैटरी उत्पादन के तकनीक के बाजार पर भी एक छत्र राज्य।
चौंकने वाली बात है कि विश्व की कुल बैटरी उत्पादन क्षमता का 76% हिस्सा चाइना में है और केवल अमेरिका के पास 8% है। मतलब जो आंकड़े बताते हैं वो आश्चर्यजनक है कि लिथियम आयन सेल बनाने वाली 93 गीगा फैक्ट्रीज, उनको गीगा फैक्ट्रीज कहा जाता है, चीन के पास हैं। यूरोप के पास ऐसी केवल 17 गीगा फैक्ट्रीज हैं और अमेरिका के पास केवल 8 फैक्ट्रीज हैं। दुनिया की 10 टॉप लियॉन यानी लिथियम आयन बैटरी कंपनियों में से 3 नाम आपने भी सुने होंगे, चर्चा में रहते हैं, BYD, CLB और CATL। ये तीनों चीन की कंपनियां हैं। मतलब आप मानते हैं कि लिथियम के सारे दुनिया का ऊर्जा बाजार सर पूरी तरह बदल जाएगा 10-15 साल में? अगर और भारत की क्या स्थिति हाँ, होगी? और अगर दुनिया के देश पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित वाहनों के लक्ष्य को हासिल करेंगे, अगर इसे पीछे नहीं खिसकाया जाएगा, इसके पीछे खिसकाए जाने की या इसे टाले जाने की संभावना भी हमें दिखाई दे रही है, फिर भी किसी भी परिस्थिति में अगर उन्हें ओपेक का दबदबा छोड़ना है, कच्चे तेल की कीमतों में इस किस्म का उतार चढ़ाव देखना है, तो दुनिया के पूरे ऊर्जा परिदृश्य में बहुत बड़े बदलाव होंगे। और वो बदलाव सिर्फ बैटरी की साइड से नहीं होंगे, पावर नेटवर्क की तरफ से भी होंगे, क्योंकि दुनिया के बाजारों में बिजली के नेटवर्क ठीक होंगे दुनिया के देशों में, तब आप चार्जिंग फैसिलिटी दे पाएंगे। भारत जैसे देश जहाँ सामान्य क्वालिटी की बिजली भी पूरी तरह आपूर्ति के तौर पर नहीं आती, वहाँ चार्जिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करना और फिर और भी सारे स्ट्रक्चर होंगे। लिथियम की होड़ में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले वक्त में ऊर्जा की पूरी पॉलिटिक्स बदल देते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स बदल देते हैं, जिसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाजार में निवेश की दृष्टि से भी लोग इसे करीब से परख रहे हैं, भविष्य के रोजगारों की दृष्टि से भी, और दुनिया की जो जियो स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट है आने वाले समय में उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका में लिथियम भंडार वाले देश खदानों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, यानी वहाँ पर एक दूसरी लहर दिख रही है। दक्षिण अमेरिका की सरकारों को ये समझ में आ रहा है कि लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम इसे निजी कंपनियों को निकालने के लिए नहीं दे सकते, सरकारें खुद निकालेंगी और उसे खुद बेचेंगी। हमें याद होगा शुभ, हम लोगों ने शायद किस्सों के सिक्के में इस पर एक बार विस्तार से एक एपिसोड भी किया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। 60-70 के दशक में मध्य पूर्व के देशों में यही हुआ था। प्राइवेट कंपनियां तेल निकालती थीं, उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता था। 7 बड़ी कंपनियां थी यूरोप और अमेरिका की, जो पूरे मध्य पूर्व से कच्चा तेल निकाल कर बेचती थीं। थोड़े समय बाद मध्य पूर्व के देशों को याद आया कि नहीं, ये तो तेल उनका है और उनको बहुत छोटा रेवेन्यू शेयर मिलता है। फिर उन्होंने पूरे तेल के कारोबार का अधिग्रहण किया और निजी कंपनियों से वो कारोबार अपने हाथ में ले लिया। यही काम अब लैटिन अमेरिका में हो रहा है। यानी लैटिन अमेरिका का जो लिथियम का सबसे बड़ा फ्यूचर सप्लायर है, वहाँ अब सरकारों के हाथ में सारी ताकत पहुँच रही है इस महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक मिनरल को उत्पादन करने की। अफ्रीका की सरकारें अस्थिर हैं। अफ्रीका में पॉलिटिकल केओस रहता है, सरकारें राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक विवाद चलते रहते हैं। इसलिए वहाँ चीन और ऑस्ट्रेलिया अपने फॉरेन एक्सचेंज पावर का इस्तेमाल करके खदानें खरीद रहे हैं या अनुबंध हासिल कर रहे हैं। ये दूसरा डायमेंशन है। एक डायमेंशन है जहां सरकारें स्थिर हैं, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया है। दूसरी तरफ अफ्रीका में होड़ मची हुई है कि कौन कितनी तेजी से लिथियम की खदानें ले सके। बैटरी उत्पादन की तकनीकें अन्य देशों में भी इस्तेमाल होंगी, वहाँ भी क्षमताएं आने की शुरू हो रही हैं। यह माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप में के पास तकनीकें बहुत अच्छी हैं, वो बैटरी उत्पादन की तकनीकों के मामले में आगे जा सकते हैं, नई क्षमताएं स्थापित कर सकते हैं। चीन को बैटरी उत्पादन में वो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कच्चा माल जो है लिथियम है, वो भविष्य की ऊर्जा राजनीति की धुरी होगा, जो उनके पास नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि लिथियम उत्पादक देश आने वाले समय में ओपेक देशों की तरह का कई कार्टेल बना सकते हैं, और ये हमें आने वाले कुछ ही 1-2 साल के भीतर, या हो सकता है जल्दी समय में ये दिखाई दे जाए, जो कि आने वाले समय में कीमतों को तय करेगा। आपने एक सवाल भारत का पूछा। भारत के पास लिथियम भंडार ना के बराबर है, भारत के पास लिथियम नहीं है, बैटरी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ भी नहीं है, हमें वो भी बनानी है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। हमने ये लक्ष्य रखा है कि भारत EV 3030 3830 का जो अभियान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 3830 उसका हिस्सा है। यानी 2030 तक भारत में 30% व्हीकल्स रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने। बीते साल दिसंबर में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में उच्च स्तर पर लिथियम और बैटरी को, लिथियम की कमी और बैटरी की ज़रूरत को लेकर चर्चा शुरू हुई। ये तब तक तय हो गया था कि भारत की जो भी इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये चीन की बैटरी पर ही चलेगी। चीन की बैटरियों के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। सरकार की कंपनी है जिसका नाम विदेश इंडिया लिमिटेड है, इसने पहली बार लैटिन अमेरिका देशों के साथ थोड़ी बातचीत करनी शुरू की थी कि वहाँ उसे लिथियम के कुछ रिजर्व्स मिल जाएं। लेकिन इस बीच में लिथियम लैटिन अमेरिका के देशों ने अपने यहाँ
अपनी खदानों का नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। लैटिन अमेरिका के देश जिस तरह से अपने यहाँ पूरा ढांचा बदल रहे हैं, उस तरह से वहाँ रिजर्व हासिल करने की क्षमताएं बहुत तो हासिल करना बहुत आसान नहीं होने वाला है भारतीय कंपनियों के लिए, और ख़ासतौर पर जब उनकी प्रतिस्पर्धा ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से, जिनके पास कुछ भी पैसा देने की क्षमता मौजूद है और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। भारत के लिए की चुनौती यहाँ यह है कि भारत को तकनीक के साथ कूटनीतिक तैयारियां बहुत मजबूत करनी होगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जिस बात का रिस्क है कि जैसे हमने भारत की ऑटोमोबाइल क्रांति को पूरी तरह इंपोर्ट डिपेंडेंट कर दिया। भारत की पूरी ऑटोमोबाइल क्रांति, जो आपको भारत के बाजार में बिकते हुए वाहन दिखते हैं और जिनकी सेल्स के फिगर्स और भारत की ग्रोथ का हिस्सा बताया जाता है, उसकी ऊर्जा पर हमारी निर्भरता बढ़ते बढ़ते 90% के आसपास पहुंच गई। तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारी ईवी क्रांति भी इसी स्थिति में पहुंच जाए कि हम बैटरी और लिथियम भी इंपोर्ट करने लगे, यानी कि हम पूरी दुनिया में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो और ऊर्जा का एक पुराना स्रोत छोड़कर दुनिया के देश नए स्रोत की तरफ जाएं, और हमारी निर्भरता अभी तो पेट्रोल डीजल के लिए है, फिर इसके बाद कोयले के लिए हो गई, थोड़ा सा बाद लिथियम और बैटरियों के लिए भी शुरू हो जाए। इसलिए ये एक बड़ी चुनौती है और सरकार को शायद इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो इसके बिना फिर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंपोर्टेड लिथियम इंपोर्टेड बैटरी के बिना चलाना मुश्किल होगा। ये लिथियम का पूरा परिदृश्य है जो हमारे सामने दिखता है। बिल्कुल, तो लिथियम के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, वरना नई तकनीक में भी, ऊर्जा के बदलते स्वरूप में भी हम शायद सबसे पीछे खड़े होंगे। तो ये थी हमारी आज की अर्थात पेशकश, जिसमें हमने लिथियम पर विस्तार से शुरू से अब तक कौन आगे है, कौन पीछे है, कहाँ लड़ाई है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ इस्तेमाल है, सब कुछ अंशुमान जी ने आपको इस आधे घंटे के अर्थात में पिरोकर बता दिया। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। सर, पहला सवाल आदित्य एस का है, वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति खराब हुई है, इनका भविष्य आपको कैसा दिखता है? कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ कई सारी चुनौतियां हैं। पहली चीज़ तो रेगुलेशन के इश्यूज थे। ये था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, कि राजनीतिक जद्दोजहद के बीच में अंततः रिजर्व बैंक को कुछ अधिकार दिए गए कोऑपरेटिव बैंक्स को ठीक करने के, क्योंकि इनमें डिपॉजिट्स के बेस छोटे हैं, लोगों को बारो करने और कर्ज देने की प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं हैं। अब इधर हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 साल से रिजर्व बैंक बेहद सख्ती के साथ कोऑपरेटिव बैंकों को पर कार्रवाई कर रहा है। जो कोऑपरेटिव बैंक उनके लिए जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके बचतों का स्तर एक लेवल से नीचे जा रहा है, उन पर सख्ती की जा रही है, उनके ट्रांजैक्शंस रोके जा रहे हैं। भारत के कोऑपरेटिव बैंक मौजूदा परिदृश्य में, अभी की परिस्थिति में जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिस सेक्टर को कोऑपरेटिव बैंक लोन देता था वहाँ एनबीएफसीज पहले ही आ चुकी थी, उन्होंने एक बड़ा बाजार कोऑपरेटिव बैंक से पहले ही ले लिया था। अब इसके बाद अगर हम फिनटेक या डिजिटल फिनेंस देखते हैं, और इसके अलावा भारत के बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक भी अब माइक्रो लेंडिंग की तरफ तेज़ी से आगे जा रहे हैं। वहाँ ऐसी सिचुएशन में कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बड़ा चैलेंजेस है, भविष्य भी नहीं दिखता मजबूत। और दूसरी चीज़ है कि जो राजनीतिक दबाव और राजनीतिक दखल है कोऑपरेटिव बैंक्स में, वो भी इनकी विश्वसनीयता पर असर करता है। अब कर्ज का पूरा इन्वायरमेंट इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को या जिन बाजारों में कोऑपरेटिव बैंक कर्ज देते थे, वहाँ कर्ज की अफोर्डेबिलिटी, कर्ज की लागत भी एक बड़ा सवाल होगी। सर, विष्णु संदेशा का अगला सवाल है, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अगले 15 से 20 सालों में आप पेट्रोल डीजल वाहनों का भविष्य कैसे देखते हैं? हमने अभी विस्तार से लिथियम पर चर्चा में ये सारी बात स्पष्ट रूप से बताई है कि पेट्रोल डीजल वाहनों के भविष्य की क्या स्थिति है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो एक हिस्सा हमने आपको बताया जो कि बैटरी से संबंधित था, दूसरा हिस्सा भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। भारत में बिजली की दरें अभी बढ़ना ही नहीं शुरू हुई हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स चलाने के लिए जब बिजली की दरें तय होंगी तो दरें क्या होंगी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बिजली सब्सिडाइज दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि भारत के बिजली नेटवर्क्स में अगर आप 30% वाहनों को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है शुभम, उतनी ऊर्जा अगर आप काल्पनिक तौर पर भारत के मौजूदा बिजली नेटवर्क पर ट्रांसफ़र कर दें कि इतनी ऊर्जा उन्हें, जो 30% वाहन पेट्रोल डीजल से चलते हैं जितनी ऊर्जा लेते हैं वो लेते रहेंगे, तो भारत के बिजली नेटवर्क को उस हिसाब से अपग्रेड करने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर बिजली नेटवर्क इस आधार पर तैयार हो पाएगा कि वो भारत के वाहनों की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति को बिजली की आपूर्ति कर सके। सर, एक सवाल मकरंद का है। मकरंद ये पूछ रहे हैं, गोल्ड की कीमतों में बहुत लंबे समय से
एक दायरे में बनी हुई हैं गोल्ड की कीमतें, भविष्य इसका कैसा दिखता है आपको? हाँ, गोल्ड का सवाल दिलचस्प है। तो सोने की कीमतों में जो हमें मौजूदा परिदृश्य दिख रहा है वो डॉलर की मजबूती के कारण सोने में कमजोरी का दिख रहा है। लेकिन भारत में सोने का मिजाज दुनिया से थोड़ा अलग होता है और हर बार, हर महीने, हर हफ्ते हमारे पास सोने की खरीद को लेकर, सोने के में लोगों के निवेश को लेकर आंकड़े आते हैं। और इसलिए आप देखिए गोल्ड सेंट्रल, अगर आपने मनी9 का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ जानिए कि सोने के को लेकर आपके दिमाग में जो सबसे बड़े 4-5 सवाल चल रहे होंगे उनका जवाब आपको उस शो में मिलेगा। उस शो को प्रस्तुत करते हैं शुभम, और शुभम ही आपको बताएंगे कि आखिर आपको आने वाले समय में सोने की खरीदारी के लिए किन सवालों का जवाब इसमें मिल सकता। खासतौर पर सोना महंगा होगा कि नहीं होगा त्योहारों में, सोने की खरीदारी कैसे करनी चाहिए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इनको शुभम बताएंगे, क्योंकि शुभम ही वो शो एंकर कर रहे हैं और इस बार उसमें वो कई सारी खास जानकारी आपके पास लेके आए हैं। बिल्कुल, तो इस बार के गोल्ड सेंट्रल में हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो अजय केडिया होंगे। वो आपको बताएंगे सोना यहाँ से दिवाली तक कहाँ जा सकता है, दिसंबर तक क्या टारगेट सोने में दिख रहा है, सरकार ने जो ड्यूटी लगाई है वो कब तक रह सकती है, कब हट सकती है, कितने दिन और चल सकती है, क्यों लगाई गई है, स्मगलिंग की दुनिया में क्या हो रहा है सोने की, ये तमाम जानकारी बटोरी है मैंने अजय केडिया जी के साथ, हमारे प्रोड्यूसर मनोज कुमार ने, और आप तक लेकर आए हैं सोने की दुनिया से जुड़ा हर वो सवाल, हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। तो ये आज हमारे इनकम के सेगमेंट में हमने आपको बताया कि आप हमारे शोज़ को अगर फॉलो करते हैं, मंथली 4 बड़े शोज़ हैं, स्टॉक सेंट्रल, म्यूचुअल फंड सेंट्रल, इंश्योरेंस सेंट्रल और गोल्ड सेंट्रल। गोल्ड सेंट्रल में इस बार आप गोल्ड की दुनिया के बारे में जानेंगे। ऐसी हर शो में आप उस क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी बात और हर वो सवाल, जैसा अंशुमान जी ने कहा कि आपके टॉप ऑफ द माइंड जो भी सवाल होता है उस सेगमेंट को लेकर, वो आपको वहां मिलेगा। सर, अब बारी किस्सों के सिक्के की। किस्सों के सिक्के से आप और पर्दा हटाइए। तो अगर आपने मनी सेंट्रल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। और हमारी टीम, मनी9 टीम, ये जानने की कोशिश करती है कार्यक्रम बनाने से पहले कि आप अभी और आने वाले समय में जानना क्या चाहते हैं। और इसलिए हमने सोने में इस मौसम में, जबकि त्योहार हमारे सामने खड़े हुए हैं, हमने उन सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है इस शो में। अब आते हैं किस्सों के सिक्के पर। इस बार किस्सों के सिक्के में हम आपको ताइवान ले चलेंगे। ताइवान इसलिए क्योंकि चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, युद्ध की आशंकाएं बताई जा रही हैं, पर क्या वास्तविकता ऐसी है? इस छोटे से द्वीप के पास एक ऐसी ताकत है जिसके कारण चीन शायद ताइवान पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और एक क्षमता ताइवान के पास कैसे आई, इस क्षमता को बनाने वाले व्यक्ति डॉक्टर मॉरिस चांग थे कौन, और कैसे एक छोटा सा देश दुनिया की 2 महाशक्तियों के भविष्य और वर्तमान की नब्ज पर अपनी उंगलियां दबाए हुए है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की जो भी पेशबंदी ताइवान के आसपास दिख रही है, ये सिर्फ कूटनीतिक दिखावा है या वास्तव में चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी करेगा तो ताइवान के सामने टिकने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। पर ताइवान के पास कुछ और ऐसी चीज़ है जो शायद चीन को कभी ताइवान पर हमला नहीं करने देगी। क्या ऐसा होगा? ताइवान के भीतर क्या हो रहा है और ताइवान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इसे हम आज किस्सों के सिक्के में जानने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति के जरिए जिस व्यक्ति ने दुनिया में सेमीकंडक्टर की शुरुआत कराई थी, और उसके बाद उसने ताइवान में क्या किया, हम जानेंगे इस बार किस्सों के सिक्के में। इस बार किस्सों के सिक्के में यात्रा ताइवान की होगी। सर, चलते चलते एक किताब और एक वेब सीरीज या मूवी और बताइए, क्योंकि वीकेंड लंबा है, क्या देखा जाए? ये बात कई लोग हमसे शुभम चर्चा में पूछते रहते हैं, और इससे पहले भी पूछते रहे कि हम लोगों को ये बताएं कि हम उनको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उनको कौन सी मूवी देखनी चाहिए। आमतौर पर हम इस कार्यक्रम में इससे पहले तक इस सेगमेंट को नहीं रखते थे, लेकिन अब हम यहाँ से प्रति सप्ताह ये कोशिश करेंगे कि हम आपको नई किताबों और उनके बारे में, मूवीज़ के बारे में बताएं। अमेज़न प्राइम पर एक मूवी है द डार्केस्ट टावर, जिसमें ब्रिटेन के प्रसिद्ध अभिनेता एरिक ओल्डमैन का अभिनय है। वो मूवी चर्चिल के उस समय के ऊपर है जिस समय जर्मनी ब्रिटेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। चर्चिल को इसको 2 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना था। एक विकल्प ये था कि वो मुसोलिनी के साथ मिलकर हिटलर से समझौता कर ले, और दूसरा विकल्प करना था तो ये था कि वो जर्मनी के युद्ध का प्रतिकार करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों। चर्चिल, जो कि तमाम असफलताओं और सफलताओं की मिलीजुली मिसाल थे, उन्होंने इस पूरे प्रेशर को कैसे हैंडल किया और कैसे
दुनिया के इतिहास में, ब्रिटेन के इतिहास में एक बड़ा निर्णायक क्षण आया। उस डार्केस्ट टावर को कैसे हैंडल किया, अमेजन प्राइम पर मूवी आप ज़रूर देखिए। आपको न केवल उस समय के इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि बेजोड़ अभिनय से सजी हुई ये मूवी है, जिसे आप देख सकते हैं। क्योंकि इस समय ये मूवी दो वजहों से, यूरोप की और चीन और ताइवान के संघर्ष की दृष्टि से काफ़ी रेलेवेंट हो जाती है, और हम लोग काफ़ी हमारे आसपास वो किस्से तैर रहे हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के किस्से थे। बिल्कुल, और आप उससे इसके तार बिल्कुल जोड़ पाएंगे। सर, किताब? एक किताब और जो अभी नई किताब आई, ये भी अनोखी किताब है, इसलिए मुझे इसका जिक्र करना पड़ा। ये किताब है चाइनीज़ स्पाइज। दुनिया में हमें अमेरिका के, रूस के जासूसों के बारे में बहुत सारी फिल्में मिलती हैं, बहुत सारी किताबें मिलती हैं, जासूसों के संस्मरण भी मिलते हैं। चीन की स्पाइंग के मामले में हमारे पास बहुत कम जानकारी थी। रोजर फेलिगॉट की किताब है, काफ़ी अच्छी, बल्कि मोटी किताब है वो, पर बेहद दिलचस्प किताब है, जो चीन के जासूसों को के किस्से बताती है। और माओ के दौर से लेकर शी जिनपिंग के दौर तक चीन की स्पाइंग दुनिया में कैसे काम करती रही, उसने क्या क्या किया, इसके बारे में जानने के लिए अद्भुत किताब है। तो यदि आपके पास समय है वीकेंड में और इसके बाद भी पढ़ने के लिए है, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। चीन के कई ऐसे रहस्य जो आपको कहीं पता नहीं चलेंगे, वो इस किताब के भीतर है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश इकोनॉमिकम। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अगले रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर फिर आऊंगा, और अगली मुलाकात आपसे होगी मंगलवार को शाम 7 बजे मनी सेंटर में। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।